ओके सो ओके स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग दी science.com और हम देख रहे हैं दैट इज़ द क्रैश कोर्स फॉर दी 12th साइंस एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स। जो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होगी, आपकी सीईटी एग्ज़ाम होगी, आपकी नीट एग्ज़ाम होगी, आपकी जेई मेंस होगी, उस लेवल के सभी हम जो भी है उसका हमने क्या किया, एक शॉर्ट रिवीजन कोर्स किया है और उसको कह सकते हैं हम क्रैश कोर्स, जिसमें कम से कम टाइम में हमें पूरी थ्योरी सीख लेनी है। सो हम यहाँ पे लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, बट एक शॉर्ट टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ सो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टेशनरी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वेयर वी स्टडी दी वेयर वी स्टडी दी स्टेशनरी चार्ज, वहां पे हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, जहां पे हम कौन से चार्ज की स्टडी करते हैं, वेयर वी स्टडी दी मूविंग चार्जेस, क्योंकि जब चार्ज मूव करने स्टार्ट करता है तभी हम उसको कहते हैं करंट, बराबर। दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड एज द करंट। और फ्लो ऑफ चार्ज का स्टडी करना यानी कि करंट का स्टडी करना, तब उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ठीक है, सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में ऑब्वियसली सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर कन्वेंशनल करंट देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे, इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज द ओहम्स लॉ, जो कि आपने बचपन में देखा है, राइट, स्कूल लेवल में देखा है, उसको भी फिर से देखेंगे। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, देन कलर कोड्स, ये जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट का ये देखेंगे। ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सभी कंसेप्ट देखेंगे। और ये किरचॉफ्स लॉ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्जाम में तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल होता ही है। देन विस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली विस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, दीज आर एक्चुअली दी, हम कह सकते हैं उसको, दैट इज द एप्लीकेशन, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन का, हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करंट के साथ। देखो करंट क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज करंट, करंट इज व्हाट, the electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second. Simply हम current मतलब क्या, rate of flow of charge per unit time, उसको हम कहेंगे that is electric current. That is I is equals to what, Q by T, और उसको हम लिख सकते हैं that is dQ by T। अगर आपको चार्ज किसी फंक्शन के फॉर्म में दिया है तब हम उसे डायरेक्टली डेरिवेटिव उसका लेके हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट है। देखो स्टेडी करंट, स्टेडी करंट मतलब क्या, विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, मतलब जो रेट है हमारा दैट इज अ कांस्टेंट रेट, उसको हम क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द स्टेडी करंट। नाउ वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम, मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे जो ग्राफ ए दिखा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेडी करंट, जो ग्राफ बी एंड सी है, देखो बी एंड सी यहाँ पे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वैरिंग करंट। देखो देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो एक 0 सेकंड पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है, 1 सेकंड हो गया मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और ये जो है दैट इज सी ग्राफ, इसका मैग्नीट्यूड तो इरेगुलर, मतलब कांस्टेंट इंक्रीजिंग भी नहीं है, कभी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा इसका मैग्नीट्यूड। इन शॉर्ट इट इज अ वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन तीसरा होता है दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वैरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। देखो इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वैरिंग है, कौन से भी थोड़े भी सेक्शन के लिए देखो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, इसका मतलब आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ये अपर साइकिल ये पॉजिटिव है, ये नीचे के लिए यहाँ पे निगेटिव है, बराबर, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है करंट की वो चेंज हो रही है, राइट। सो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी करंट। इसके ऊपर हमें सेपरेट चैप्टर भी है और ये भी आपने आपके स्कूल लेवल में सीखा है। नाउ कन्वेंशनल करंट, देखो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन देखते हैं। कन्वेंशनल करंट मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ
पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे देखेंगे आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पे उन्होंने क्या कंसिडर किया है, ये पॉजिटिव चार्जेस है ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट, निगेटिव चार्जेस है दूसरे प्लेट के ऊपर। सो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड होती है, निगेटिव की फील्ड इनवर्ड होती है। सो ऑब्वियसली चार्ज मूवमेंट ऑफ चार्ज कैसी होगी, दैट इज टूवर्ड्स निगेटिव होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। नाउ कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी हमारे वायर में कह सकते हो या सर्किट में, वो कैसा होता है, दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। निगेटिव अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो मतलब ये जो कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, और जो हमारा डायरेक्शन मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये अपोजिट होते हैं, याद रखना ये पॉइंट, कभी कभी थियरी में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या, ऑब्वियसली देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फ्लो हो रहा है, वो जा रहा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। सो ऑब्वियसली तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब उसकी कुछ वहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और कुछ ना कुछ टाइम में हो रही है। सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field, right। देखो क्या बोला है, free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of the applied electric field। जा रहे किधर जा रहे, दैट इज ये निगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनकी जो वेलोसिटी होगी सिंपली उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या आता है, दैट इज a इंटू टी। सो यहाँ पे a इंटू टी मतलब क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन है, राइट। एक्सेलरेशन, बिकॉज हमें पता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो हमें स्मॉल ई लेना पड़ेगा, राइट। स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाय एम, वेयर एम इज व्हाट, मास ऑफ द चार्ज। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये टी मल्टीप्लीकेशन में जैसे कि वैसा। नाउ यहाँ पे अगर हमने NEA मतलब कि यहाँ पे हमने इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हमने यहाँ पे मास को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि लेट्स से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वगैरह इस चीज़ों में, तो यहाँ पे हमें फाइनली फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू ए इंटू वी डी। दैट इज n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे क्या होगा, वी ए मतलब क्या है, देखो सभी का यहाँ पे नेमिंग दिया है। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज रिलैक्सेशन टाइम, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E is electronic charge, capital E is electric field, small e is electric charge, m is mass of the electron, small n is what, number density of electron। number density of electron मतलब क्या, that is number of electron per unit volume, उसको हम दे रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे मास को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देन यहाँ पे स्मॉल एल मतलब क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड यहाँ पे ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नाउ देन यहाँ पे देखो, so ये फॉर्मूला याद रखिए। नाउ नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसे हम करंट एरियल डेंसिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज दी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, एक एरिया से कितना करंट जा रहा है उसको हम सिंपली कहेंगे करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय जे, इसका फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय ए, दैट इज करंट डिवाइडेड बाय ए ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहाँ पे करंट का दूसरा फॉर्मूला भी मिलता है हमें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, दैट इज I इज इक्वल्स टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज सिंपल है, हमें पता है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन और
जो भी फिजिकल कंडीशन है वो उसकी कांस्टेंट रहेगी। ये लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर रिमेन्स कांस्टेंट। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इक्वल टू साइन लिया, तो फिर ऑब्वियसली हमें कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेना पड़ेगा, दैट इज r। सो v इज इक्वल टू r इंटू i आएगा, वेयर दिस r इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, ये लॉ आपने ऑलरेडी स्कूल लेवल में आपको 9th-10th में आपने पढ़ा है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सिंपली रेजिस्टेंस मतलब क्या, दैट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑब्वियसली चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, जैसे कि देखिए ये अपोजिशन वाला काम करता है, जैसे कि हमारे मैकेनिक्स में अपोजिशन वाला कौन काम करता है, फ्रिक्शन, बराबर। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, ये जो हमारा मोशन हो रहा है चार्जेस का, दैट इज करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो हमें पता है, देखो I मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ VD, NEA VD, राइट। सो यहाँ पे क्या गया, NEA, ये हमने क्या लिया, स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय M इंटू T, राइट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, बराबर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो I इज इक्वल टू NEA VD, हमने फॉर्मूला कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, बिकॉज ये VD का फॉर्मूला है। सो ऑब्वियसली करंट का फॉर्मूला ये आएगा NEA VD, राइट। सो हमने ये फॉर्मूला जैसे कि वैसे यहाँ पे रखा है NEA VD, फिर हमने VD का फॉर्मूला रखा स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय M, और ये T मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि वैसा। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है हमें करंट का, N, ये स्मॉल e इंटू स्मॉल e, यहाँ पे E स्क्वायर, ये कैपिटल A जैसे कि वैसा, ठीक है, ये टाइम T जैसे कि वैसा डिवाइडेड बाय M इंटू V बाय स्मॉल l इंटू यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया हमने, V बाय स्मॉल l कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा हमें, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, हमें देखो I इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, NE स्क्वायर, ये NE स्क्वायर, सो NE स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, M इंटू L, मतलब M इंटू L इधर मल्टीप्लीकेशन में लेके गए हम, डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर AT यहाँ पे डिवीजन में आ गया। सो एक्चुअली यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है, दैट इज V बाय I का, सॉरी V बाय I का, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ये I को इधर डिवीजन में लाया है और ये V जैसे कि वैसे रख दिया, मतलब V बाय I एक साइड को ले लीजिए और बाकी सभी टर्म्स एक साइड को ले लीजिए, तो फॉर्मूला हमें मिलता है ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर AT। ये फॉर्मूला है, बिकॉज V बाय I मतलब होता है रेजिस्टेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे जो ये टर्म आता है M अपॉन NE स्क्वायर इंटू T, ये कांस्टेंट टर्म आता है, दैट इज मास ऑफ द चार्ज, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N मतलब नंबर डेंसिटी, राइट, T इज द टाइम। सो ये जो टर्म होता है इसे हम कहते हैं वेयर रो इज M अपॉन NE स्क्वायर T, एंड इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सो रो इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे, सॉरी R इज इक्वल टू हमें क्या मिला, रो इंटू L डिवाइडेड बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, मतलब कि कॉपर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग रहेगा, स्टील के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग रहेगा, देन उसके लिए मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग रहेगा। और ये बाकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से देखो हमें ये फॉर्मूले से क्या मिलता है, दैट इज R जो होता है रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये L और A पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। यही पे नीचे यही मेंशन किया है, द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन द V D रो L E J एंड V, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड,
करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सभी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है देखते हैं क्या रिलेशन है। नाउ देखो रो इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, देखो रो इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, ई डिवाइडेड बाई जे मिलता है। रो इज इक्वल टू क्या मिलता है, ई डिवाइडेड बाई जे, जे मतलब हमारा दैट इज द करंट डेंसिटी एन ई वी डी, जो हमने ऑलरेडी देखी है पहले आपने बिफोर के जो स्लाइड थी वहाँ पे, दैट इज यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए एन ई वी डी। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये पीछे की स्लाइड दिखा है मैंने आपको। सो वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ई डिवाइडेड बाय एन ई रो। वी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाय एन ई रो, सिर्फ ये वी डी को एक साइड को लेके गए और ये जो रो होता है इधर डिवीजन में ला दिया। सो वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होती है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो ई को लिख दिया हमने वी बाय एल, ये देखो यहाँ पे बताया। सो वी डी इज इक्वल टू क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन इंटू ई इंटू रो इंटू स्मॉल एल। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। देखो यहाँ पे ये वीडी को लिखा है, मतलब दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वीडी एंड रो, हम कह सकते हैं। ये सभी रिलेशन ठीक से याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये वैल्यू देते वो नहीं देते। सो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी, अभी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देखी, मतलब जो अपोजिशन वाला है वो कंसेप्ट हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे दैट इज द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, मतलब जो मोशन होने के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो होता है दैट इज द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। सो जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपली हमारा जो कैपिटल आर होता है उसका रेसिप्रोकल, मतलब दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रो। सो याद रखिए इसका यूनिट होता है मो, दैट इज MHO मो, और रेजिस्टिविटी का यूनिट रहेगा दैट इज मो और यूनिट मीटर, ठीक है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और देखो नाउ यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा है m डिवाइड बाय n e स्क्वायर t l अपॉन a। नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सिंपली उन्होंने क्या बताया है, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, जो अंदर के हमारे चार्ज है तो उनको वहां पे क्या मिलने वाली है, एक हीट एनर्जी मिलने वाली है, मतलब उनके पास एनर्जी ज्यादा आने वाली है। हमेशा याद रखिए किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी बॉडी के पास जब एनर्जी आती है तब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। इनस्टेबिलिटी बढ़ना मतलब क्या, उसकी हालचाल बढ़ना, मतलब वो एक जगह पे नहीं रुकेगा, उसके पास एनर्जी आई है तो वो उसको यूटिलाइज करेगा। ऑब्वियसली चार्जेस के पास एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई, तो उनकी जो है वो अंदर से अंदर क्या करेंगे, मतलब अंदर इनसाइड मतलब क्या, उनकी मूवमेंट होगी, मूवमेंट बढ़ेगी, और ये ज्यादा मूवमेंट के चक्कर में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे मतलब क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये एंड से ये एंड पे जाना है, लेकिन बीच में अगर उसकी ज्यादा कोलिजन हो रही है सो ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट इज ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होने वाला है, यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो अगर ये बढ़ेगा सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम है वहां जाने के लिए वहां पे बढ़ रहा है, मतलब क्या होने वाला है, हमारा जो अपोजिशन है वो हमें बढ़ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, दैट इज यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। सो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, हाँ, लेकिन जो ओवरऑल टाइम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा क्योंकि उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सिंपली रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, मतलब कोलिजन होने के बीच में, मतलब वो क्या होगा, उसका रिलैक्स टाइम हो गया कि भाई अभी मैं किसी के साथ कोलिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका रिलैक्सेशन टाइम ही कम होगा, मतलब उसको रिलैक्स होने के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलने वाला है। एक के साथ कोलिजन हो गया कि लेकिन दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ कोलिजन, फिर फोर्थ के साथ कोलिजन, ऐसी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगी। सो इनफैक्ट फाइनल कंक्लूजन क्या है कि व्हेन देयर इज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर द कोलिजन ऑफ द चार्जेस इंक्रीजेस, ड्यू टू विच एक चार्ज को दूसरे एंड में जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब हमारा अपोजिशन बढ़ रहा है। अपोजिशन मतलब क्या, रेजिस्टेंस। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, याद रखिए। नाउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला
हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाय आर जीरो इंटू टी, वेयर आर टी देखो क्या होता है और सम दैट इज द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, और आर जीरो मतलब क्या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम आर टू माइनस आर वन से भी कर सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस एट सेकेंड टेम्परेचर एट टेम्परेचर T2 माइनस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम करेंगे दैट इज R1T2 माइनस R2T1। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने 0 ले लिया तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है, मतलब स्टार्ट का हम क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा R0 इंटू टी आएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे T1 मतलब 0 होगा, राइट। सो T2 माइनस T1 हमारा 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ T आएगा और RT2 माइनस कर दिया तो आपने यहाँ पे आपको समझ आएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, ये भी फॉर्मूला वहाँ पे आता है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे बोला कि इफ R2 इज लेस देन R1 देन अल्फा इज निगेटिव, ऑब्वियसली ये सब्सट्रैक्शन निगेटिव आएगा तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव ही आनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस। अभी जो कार्बन रेजिस्टर है इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए उसके ऊपर कलर कोड दिया जाता है, कलर कोड दिया जाता है। आपने ये बहुत बार आपकी जो प्रैक्टिकल्स देखे होंगे, प्रैक्टिकल्स में रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पे वहाँ पे, और उस रेजिस्टेंस पे एक कलर बैंड्स होते हैं, और एक हर एक कलर बैंड की एक कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, राइट। तो वो डायरेक्टली उसके उस कलर बैंड के हिसाब से हम उसके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 4 बैंड होते हैं मेनली ऐसे, जो फर्स्ट 2 रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स of the resistance in ohm. The third ring indicates the decimal multiplier, मतलब कि 10 to the power कितना आएगा, और जो लास्ट रिंग होती है दैट इंडिकेट द टॉलरेंस, मतलब ये जो लास्ट रिंग है ये टॉलरेंस देगी, तो ये लास्ट वाली टॉलरेंस देंगी, ये जो थर्ड वाली है ये हमें डेसिमल देगी, मतलब 10 का पावर कितना, और ये जो है फर्स्ट 2 ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर देगी डायरेक्टली, और वो हमें कहाँ से लेनी है, ये हमें इस टेबल से लेनी है, राइट। सो यहाँ पे टेबल दिया है, दैट इज ये देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, इसको नंबर देने हैं, 0 से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, 1 से स्टार्ट नहीं करनी है, याद रखिए। सो 0 1 2 3 करके 9 तक आएंगी नंबरिंग, और यहाँ पे ये दूसरे कलर है दैट इज गोल्ड, ये दिस इज फॉर दी ओनली थर्ड के लिए, हाँ थर्ड कलर, तो ये क्या आएगा दैट इज गोल्ड सिल्वर, सिर्फ गोल्ड सिल्वर के लिए ही यहाँ पे क्या आने वाले, टॉलरेंस आने वाला है, राइट। सो बाकी मतलब जो टॉलरेंस के लिए हम ये गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर यूज करते हैं, बाकी के लिए हम बाकी नॉर्मल कलर यूज करते हैं, ठीक है। इसको याद रहने के लिए लगभग सभी बुक में यही ट्रिक दी है, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, कौन है पता नहीं, बीबी रॉय उसकी वाइफ बहुत गुड वाइफ, ही हैज अ गुड वाइफ, सो जस्ट उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, इसको जस्ट बनाया है, ऐसा कुछ नहीं कोई बीबी रॉय है या पता नहीं, लेकिन जस्ट यहाँ पे बी मीन्स ब्लैक, बी मीन्स ब्राउन, नेक्स्ट बी मीन्स ब्राउन, आर मीन्स रेड, ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, ग्रेट गी मतलब जी उसका ग्रीन, फिर यहाँ पे बी आएगा, सो वो ब्लू का बी है, हैज़ वेरी वी मतलब ये वॉयलेट, गुड का जी मतलब ग्रे, एंड वाइफ का डब्ल्यू मतलब वाइट, राइट। और आगे आपको ये गोल्ड सिल्वर के लिए अगर वहाँ पे गोल्ड कलर है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 5% टॉलरेंस लिया है, देखो यहाँ पे बी वी बी, ये जो बी है यहाँ पे देखो बी मतलब यहाँ पे कौन सा लिया है, देखो देखो बी वी 17, सो देखो तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, दैट इज नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो जी आर बी, देखो जी मतलब कौन सा आता है, ग्रीन, ग्रीन का कलर कौन सा होता है, दैट इज देखो 5 होता है, ग्रीन का कलर 5 होता है, सो ये 5 लिख दिया। देन आर रेड कलर है यहाँ पे, सो आर रेड का कौन सा है 2 है, सो यहाँ पे 52 हो गया, इनटू यहाँ पे ये दूसरा ब्लू कलर है, ब्लू का मतलब कौन सा है यहाँ पे 6 है, तो इनटू 10 to the power 6 आएगा। अभी उसको यहाँ पे सिल्वर कलर है तो ऑब्वियसली सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है 10%, सिर्फ उसके आगे मतलब हम प्लस माइनस टॉलरेंस लिखेंगे, दैट इज 10%। टॉलरेंस का मतलब होता है कि भाई उसकी वैल्यू 10% प्लस माइनस हो सकती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 52 इंटू 10 to the power 6 है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस 10% हो सकती है, इसका मीनिंग सिंपली ये होता है। अब देखो यहाँ पे दिया है बी वी बी, सो ये बी मतलब यहाँ पे ब्राउन है,
सॉरी बी मतलब यहाँ पे आया है हमारा 5 नंबर, मतलब यहाँ पे हमारा बी वी बी, तो यहाँ पे एक्चुअली ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे नो कलर है, इसलिए यहाँ पे टॉलरेंस कितना आया है 20% आया है। ठीक है, सो आपको जो लेने हैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखो ब्लू के लिए आता है 6 आता है, ग्रीन के लिए 5 आता है। ठीक है, नाउ सो सिंपली इसे याद रखिए, यहाँ पे नो कलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा टॉलरेंस, नो कलर का टॉलरेंस दैट इज 20%। ठीक है, सो ये इसके ऊपर आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन आए हुए हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में, सो इसको याद रखिए ठीक से। ठीक है, नाउ अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। तो मोस्टली देखो द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये कुछ कुछ बुक में दिया है, द कलर ऑफ द एंड्स गिव्स द सेकेंड, लेकिन दिस इज दी, ये याद रखना है एनसीईआरटी में यही दिया है, जो हमारे स्टेट बुक्स है ऑथराइज्ड गवर्नमेंट के बुक्स और सेंट्रल के बुक्स, तो उसमें यही कलर कोडिंग दी है, तो यही यूज करनी है हमें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाली। ठीक है, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपने ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दैट इज अगर रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन उनकी डायरेक्टली एडिशन करनी होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। इफ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल तो उनमें क्या करेंगे, दैट इज हम क्या बोलेगा 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn। और हमेशा याद रखना सीरीज रेजिस्टेंस में करंट थ्रू ईच रेजिस्टर सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब R1 से भी करंट आ जाएगा, R2 से भी करंट आ जाएगा, R3 से भी करंट आ जाएगा, बिकॉज सीरीज में है करंट तीनों में सेम होगा। लेकिन R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल V3 होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बाकी के लिए Rn के लिए वहां पे पोटेंशियल Vn होगा। और पैरेलल में हमेशा याद रखना, पैरेलल में करंट थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट बट पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम। सो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा, R2 के अक्रॉस भी V, R3 के अक्रॉस भी V, अप टू सो ऑन Rn के अक्रॉस भी क्या होगा, V होगा। लेकिन करंट R1 में डिफरेंट जाएगा, R2 में डिफरेंट जाएगा, R3 में डिफरेंट जाएगा, मतलब I1 I2 I3 ऐसा डिफरेंट होगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सो देखो सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ईएमएफ जो है ये कंसेप्ट मोस्टली बैटरी के रिलेटेड है या सेल के रिलेटेड है। लेट्स से हमने सर्किट में या बैटरी को कोई एक्सटर्नल कुछ कंपोनेंट अटैच नहीं किया, लेट से उसमें कुछ बल्ब नहीं लगाया है, कुछ रेजिस्टेंस अटैच नहीं किया है, कुछ भी नहीं अटैच किया, मतलब हम उसमें से जो करंट है बाहर कहीं भी नहीं लेके जा रहे, और तब हम जब उसके इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेंगे दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। नाउ कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये वो कभी कभी ईएमएफ बोर्ड के एग्जाम के लिए आता है और ये पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। EMF जो होता है, EMF is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn। बराबर, इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कोई भी कर नहीं निकाल रहे, मतलब सर्किट में कोई भी कंपोनेंट अटैच नहीं है, ना रेजिस्टेंस अटैच है, ना कोई बल्ब अटैच है, ना कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट अटैच है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द क्लोज सर्किट। कौन से भी दो पॉइंट्स लेंगे हम, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का, व्हेन देयर इज नो कंपोनेंट इन द सर्किट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द टर्म ईएमएफ इज यूज ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब क्या, दैट इज बैटरी, सेल, ये क्या हो गए, सोर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के कोई भी दो पॉइंट्स है, लेट्स से ये वायर है, वायर का ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच का जो मिलेगा हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने दूसरे पॉइंट ले लिए, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। सो
ये ईएमएफ होता है यूज सोर्स के लिए, और ये हम कौन से भी पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। ऑब्वियसली ये हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं है ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। इसके डेफिनेशन में ये तो ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सो बाकी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली ईएमएफ से स्मॉल ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल जो होती है, जो बैटरी होती है, उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसको हम कहते हैं सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, more the length of the electrolyte through which current has to flow, consequently a higher value of internal resistance। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस ये स्कूल लेवल में पढ़ा है, वो ऐसे दो डीप्ट होते हैं। अगर इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ज़्यादा अपोजिशन होने वाला है उसको वो आयंस को ट्रैवल करने में ले, तो अपोजिशन बढ़ेगा, मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। सो इलेक्ट्रोड नज़दीक होने चाहिए फॉर द स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। देन सेकेंड क्या पॉइंट बताया, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं, अगर उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली आयंस को एक इलेक्ट्रोड के दूसरे इलेक्ट्रोड को जाने समय जो टाइम लगेगा वो कम होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि भाई वो आयंस वहाँ पे कितने जनरेट हो रहे हैं, ज़्यादा नंबर्स में जनरेट हो रहे हैं या कम नंबर्स में जनरेट हो रहे हैं, सो वो इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड होता है। सो यहाँ पे जो ईएमएफ का इक्वेशन आता है तो देखो क्या होता है, दैट इज ये जो इक्वेशन होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्लस स्मॉल वी, मतलब क्या, करंट इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस। ये आर मतलब जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ईएमएफ मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों का मिलके होता है, वो होता है हमारा ईएमएफ, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज दी सर्किट इक्वेशन, ओके, ठीक है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ द ई वी एंड आर, ठीक है। ई वी अगर आर में भी लिखे तो भी ये देखो मतलब क्या आएगा, दैट इज ऑब्वियसली ई इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। सो ऑब्वियसली ये स्मॉल आर को एक ये क्या करो, ये v को इधर माइनस में लेके जाए, सो हमें क्या मिलेगा, आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय अ वोल्ट मीटर मेथड, ठीक है। ये मेथड दी है कि जस्ट उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं उसके लिए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन अ पैरेलल, इंपॉर्टेंट है। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज when they are joined end to end so that same quantity of electricity must flow each through the cell। देखो एंड टू एंड ज्वाइन किया मतलब ये को इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये हो गया, क्या हो गया, दैट इज द सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, इसका ईएमएफ प्लस इसका ईएमएफ प्लस इसका ईएमएफ, डायरेक्टली एडिशन करने की। The current in each cell is same and is identical with the current in the entire arrangement। देखो करंट इन द ईच सेल क्या बोला है, सेम बोला है, एंड इज सेम ऑब्वियसली सीरीज में है तो मैंने बोला है सीरीज में हमेशा करंट कैसा होता है, सेम होता है। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ऑब्वियसली सीरीज में है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होते हैं, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो हम डायरेक्टली उसके एडिशन करते हैं। सो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा, जितनी नंबर्स ऑफ सेल होगी उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एक सेल के ईएमएफ से, स्मॉल एन टू ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल एन इंटू जो भी नंबर ऑफ सेल्स है उनका प्लस इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वन ऑफ द सेल। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर तो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बराबर। सो यहाँ पे करंट क्या आएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो एन इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाय एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कॉन्क्लूजन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या दिया है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल in comparison to the external resistance, then the cells are connected in series to get the maximum current। देखो क्या बोला है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ये बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द मैक्सिमम करंट। ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर हमें ये वैल्यू देखो बढ़ेगी और हमें क्या होगा, सॉरी ये वैल्यू क्या होगी, हमारी सीरीज में कनेक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आर की वैल्यू मतलब कि जो आर है यहाँ पे कैपिटल आर, इसकी वैल्यू ये कब बताया, ये जो हमें बताया रिलेशन इट इज वैलिड व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगी, जो या फिर हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल कंपेरिजन टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेल्स इन पैरेलल। देखो पैरेलल में कब कहेंगे, व्हेन सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सच दैट करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल्स। देखो पॉजिटिव का कनेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव के साथ, तब हम इसे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, दैट इज करंट। ऑब्वियसली पैरेलल में हमें पता है हर एक के अक्रॉस करंट अलग अलग हुआ, लेकिन हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। The current in the external circuit is divided equally among the cells obviously. So total EMF of the battery क्या होगा, that is obviously एक बैटरी का जो EMF होगा वही टोटल EMF होगा सभी का, बिकॉज पैरेलल में कनेक्टेड है। टोटल EMF इज कैपिटल E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R/N आएगा। ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्टेड है तो सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल का एडिशन करके हमें फाइनल का रेसिप्रोकल मिलेगा, फिर उसका उल्टा कर दो, सो हमें क्या मिलेगा, दैट इज स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय n प्लस कैपिटल R, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा करंट का, इट इज n इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय टोटल EMF डिवाइडेड बाय द टोटल, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो सिंपली मतलब ये n क्यों आया है, क्योंकि ये स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R डिवाइड बाय n। सो ये n ऊपर गया बाद में, तो यहाँ पे n इंटू कैपिटल आया। ठीक है, सो कॉन्क्लूजन देखो, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट। देखो क्या बोला है, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, कैपिटल R निग्लिजिबल होगा कंपेरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट। फिर हमें करंट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम मिलता है, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नाउ देखो इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, पहले दो लॉ है किरचॉफ के। देखो पहला लॉ क्या है, दैट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द, पहला लॉ है उसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, या KCL किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसा भी कहते हैं। द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये जंक्शन है, देखो यहाँ पे I1 यहाँ पे आ रहा है, I2 यहाँ से जा रहा है, I4 इसमें आ रहा है, I3 यहाँ से जा रहा है, I4 जा रहा है, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट टोटल करंट क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, तो हम क्या करेंगे, दैट इज जो इनकमिंग करंट से, इसमें साइन कन्वेंशन दिए है, जो इनकमिंग करंट से उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जो आउटगोइंग करंट है फ्रॉम जंक्शन उसको हम क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये I1 प्लस होगा, प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 होगा, और ये I4 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो प्लस I4 होगा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माइनस I5 होगा। सो यहाँ पे इज इक्वल्स टू टोटल जीरो आएगा, राइट। सो ये करंट हमें मतलब ये हर एक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है यहाँ से, इस लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। दूसरा जो लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ऊपर 100% आपको बोर्ड में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन तो आता ही है, और सीईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सीईटी कौन सी भी सीईटी लो, नीट लो, जेई लो, कौन सी भी लो, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बताया है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स along any closed path in electrical network is zero। मतलब क्या, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब यहाँ पे लेट से ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
प्लस और कौन से पोटेंशियल है, ये इनका ईएमएफ होगा, ये सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ, ऐसे सभी पोटेंशियल की जब हम एडिशन करेंगे तो वो क्या होती है, दैट इज जीरो होती है, राइट। सो यहाँ पे देखो इसका भी एक साइन कन्वेंशन है, देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या लिया है, द ईएमएफ इज टेकन निगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखो इस केस में देखो यहाँ पे क्या किया, ये E1 निगेटिवली है, क्यों, बिकॉज हमारी जो डायरेक्शन है, देखो ये जो एरो है दिस इज द डायरेक्शन, ये जो हमें डायरेक्शन कैसे लिए, क्लॉकवाइज है, दोनों भी केस में डायरेक्शन, ये जो एरो है ऐसे राउंडेड एरो, ये हम लूप को जैसे ट्रेस करने वाले हैं उसकी डायरेक्शन दी है, तो ये हम क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हैं लूप को। सो उसके हिसाब से हम मतलब ये A टू B जा रहे हैं, फिर A टू मतलब दो लूप लिए यहाँ पे, एक लूप लिया है उन्होंने ABCA, दूसरा लूप उन्होंने लिया है दैट इज ACDA। सो पहले लूप में देखते हैं ABCA तो देखो ABCA में क्या होने वाला है, हम ये पहले ईएमएफ आ गया ये सेल का, हम इस बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे, सो मतलब हम जा कहाँ रहे, निगेटिव की तरफ जा रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -E1 आएगा। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे I1 R1, तो देखो हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है, देखो करंट की डायरेक्शन हम कैसे ली रहे, करंट की डायरेक्शन पहले हमें किरचॉफ्स करंट लॉ में निकालनी होती है। सो ये दो सेल है हमारे से, यहाँ दो सेल है, वी हैव द टू सेल्स हियर, करंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम दिस सेल, सो करंट I1 will come from this E1, करंट I2 will come from this E2, राइट। सो ये दोनों करंट यहाँ से निकलेंगे, सो ये I2 यहाँ पे जाएगा, ये I1 यहाँ पे जाएगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे A पे क्या हो रहा है, बोथ I1 एंड I2 आर दी इनकमिंग करंट्स, सो यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों का एडिशन होगा, और ये जो ब्रांच होगी इसमें से टोटल I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस R2 है इससे क्या होगा, करंट I1 प्लस I2 फ्लो होगा। फिर एट पॉइंट C I1 ऊपर निकलेगा, दोनों करंट यहाँ पे मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और ये जो करंट I2 है ये E2 की तरफ निकलेगा। हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा या फिर सेल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट उसमें वापस आता है। सो अगर I2 से यहाँ पे E2 से I2 निकल रहा है तो E2 में वापस I2 ही आएगा, E1 से अगर I1 निकल रहा है तो E1 में वापस I1 ही आएगा, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन आपके सामने है यहाँ पे, तो देखो अब हम ये पहला लूप ले रहे ABCA, तो यहाँ पे हम A टू B जा रहे हैं, तो हमारी लूप की डायरेक्शन A टू B है, लेकिन देखो करंट की डायरेक्शन ये I1, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये R1 से जो करंट है वो अपोजिट है, तो जब करंट की डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन जो ट्रेस लूप है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हम प्लस लेते हैं, जब ये दोनों डायरेक्शन सेम होगी तब हम इसको माइनस लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, -E1 प्लस I1 R1 होगा, फिर हम यहाँ से B टू C जाएंगे, फिर C से लेकर A जाएंगे। अब देखो C से लेकर A जा रहे हैं, मतलब लूप की डायरेक्शन कैसी है, C टू A, और करंट की डायरेक्शन I1 प्लस I2 की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट है, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे फिर हमने क्या लिख दिया, I1 प्लस I2 इंटू R2, और ये पे प्लस साइन क्यों, बिकॉज लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन आर अपोजिट, इज इक्वल टू टोटल 0 आएगा। सिमिलरली अभी हम दूसरा लूप ले रहे ACDA, नाउ A टू C, लूप की डायरेक्शन कैसी है, A टू C है, करंट की डायरेक्शन भी A टू C है, तो लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों भी सेम, तो यहाँ पे हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए देखो यहाँ पे निगेटिव ले लिया, -I1 प्लस I2 इंटू R2, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द करंट डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन भी वैसी है, C टू D है, तो यहाँ पे भी निगेटिव साइन लेने पड़ेगा, -I2 इंटू R3। दूसरा अभी यहाँ पे सेल आ गई, सेल के हम कहां से जा रहे, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे, मतलब हम किसकी तरफ जा रहे, जिसकी तरफ जा रहे उसकी साइन देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव की साइन दे रही, फर्स्ट केस में हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे इसलिए निगेटिव की साइन दी थी, राइट। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव E2 हो गया और इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल की एडिशन 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। सो ऐसे इक्वेशन पुट करने के, सो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, और यहाँ पे हमें I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी या किसी की तो वैल्यू मिल जाती है, और टोटल करंट मिलेंगे, फिर तो रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं। इस तरीके से हर कंपोनेंट में से, हर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज ये एक रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
currents through the arms are assumed to be applying Kirchhoff's junction law. किरचॉफ जंक्शन लॉ की तरफ से किरचॉफ बाय यूजिंग किरचॉफ जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। सो उसके हिसाब से करंट हम डिवाइड करेंगे। देखो ये सेल ए की सेल है ई, इसमें से करंट आई निकलेगा, राइट। सो लेट से यहाँ पे आ गए, ए की तरफ आ गए। सो ये ए टू बी में क्या होगा, ये I1 इधर निकल जाएगा, राइट। अगर I1 इधर निकल गया तो ऑब्वियसली इधर कौन सा करंट जाने वाला है, I माइनस I1, राइट। डी पॉइंट को आएंगे। सो डी पॉइंट में क्या होगा, फिर से इस ब्रांच में से क्या होगा पहले बी की तरफ जाते, सो बी से सी बी क्या होगा, I1 माइनस यहाँ पे IG, क्योंकि ये IG में दूसरा करंट फ्लो होने वाला है, बराबर। इस पॉइंट से क्या होगा, IG की तरफ थोड़ा सा करंट जाएगा, सो हमें इस ब्रांच से कितना करंट मिलेगा, I1 माइनस IG मिलेगा, राइट। फिर से ये IG इधर से D पे आएगा और ये यहाँ से करंट ये D पे आएगा। सो ये I1 माइनस IG और ये IG दोनों का एडिशन होगा, बिकॉज बोथ आर इनकमिंग करंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा, I माइनस I1 प्लस IG, ये ऐसे जाएंगे C की तरफ। ये फिर सभी का फिर से I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो यहाँ पे क्या होगा, ये IG कैंसिल होगा, ये I1 कैंसिल होगा, सिर्फ रहेगा I और बैटरी में करंट जाएगा फिर से I। जैसे कि मैंने बोला था, बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी में फिर से वापस आता है। तो ये I सेम होना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं KJ मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने में या करंट की डायरेक्शन लेने में कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे ये एक लूप ले लिया, यहाँ पे कौन सा ABDA, दूसरा लूप ले लिया हमने BCDB मतलब BCDB, और दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो देखो ये लूप की डायरेक्शन, देखो लूप की डायरेक्शन कैसी है, A टू B है, करंट की डायरेक्शन भी A टू B है। सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I1 इंटू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू P। देन हम जा रहे, देन B2 हम जा रहे, फिर ABDA है ना, ABDA। नाउ हम वी आर गोइंग फ्रॉम B टू D। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। और ये IG इज द करंट थ्रू गैलोनोमीटर, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। सो ये क्या आएगा, IG इंटू G, और यहाँ पे माइनस साइन बिकॉज सेम डायरेक्शन लूप की एंड करंट की। नाउ अब हम जा रहे हैं D टू A, राइट। लूप की डायरेक्शन D टू A, करंट की डायरेक्शन अपोजिट में, तो यहाँ पे इसलिए देखो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस, और इसके अक्रॉस करंट कितना है, I माइनस I1, और इसका रेजिस्टेंस है R, राइट। सो यहाँ से R से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल 0, बराबर। दैट इज इस लूप में टोटल वोल्टेज यहाँ पे एडिशन करके कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली BCDB के लिए भी वैसा ही करेंगे। B टू C लूप की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पे, और Q के अक्रॉस करंट है I1 माइनस I2 इंटू उसका रेजिस्टेंस है Q। फिर C टू D क्या होने जाने वाला है, करंट की डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, और इसके अक्रॉस करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। देन यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर से अभी हमारा लूप की डायरेक्शन D टू B जा रही है और करंट की डायरेक्शन B टू D है, तो यहाँ पे अपोजिट हो गया। सो यहाँ पे फिर क्या हो गया, प्लस IG इंटू G हो जाएगा। नाउ व्हेन IG इज इक्वल टू G द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। मतलब इस जब गैलोनोमीटर से करंट जब 0 होगा, इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस। इसमें से करंट 0, इसका मतलब क्या, पॉइंट B एंड पॉइंट D में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नहीं। मतलब क्या, when the potential at point B is equals to potential at point D, then the potential difference of BD obviously क्या होगा, 0, that is VB and VD सेम है, तो VB माइनस VD क्या हो जाएगा, 0। एंड करंट फ्लो होने के लिए हमेशा हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज बैलेंस कंडीशन, व्हेन VB इज इक्वल टू VD देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑब्वियसली IG के थ्रू 0 जाएगा करंट, तो ये IG इंटू G 0 होगा, ये IG इंटू G 0 होगा। और इस इक्वेशन में क्या होगा, ये I1 इंटू P एक साइड को लेके जाओ, और यहाँ पे ये I1 माइनस IG इंटू Q एक साइड को लेके जाओ, और ये S वाला टर्म एक साइड को रखो। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा दैट इज P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। मतलब ये रेजिस्टेंस P डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई S। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन्स ब्रिज कंसेप्ट और उसकी बैलेंस कंडीशन से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मतलब लेट से अभी PQR आपको पता है, और बैलेंस कंडीशन के लिए आपको पूछा कि S की जगह कितना रेजिस्टेंस रखना है, तो आप ये रिलेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, अदरवाइज P बाई R डिवाइडेड बाई Q बाई S, ये भी कर सकते हैं। नाउ मीटर ब्रिज, दिस इज अनदर एग्जांपल। ये भी बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर ही होता है, राइट।
बैलेंस कंडीशन के कंसेप्ट के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन द गैल्वेनोमीटर कर्व इज मेड जीरो बाय एडजस्टिंग द जॉकी पोजीशन ऑन द मीटर ब्रिज वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस। मतलब क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस, लेट्स से ये नोन रेजिस्टेंस है और ये एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस, और ये अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तब हम ये मीटर ब्रिज यूज करते हैं। उसमें मीटर ब्रिज इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं, ए टू बी में हम एक वायर यूज करते हैं और उस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, इसलिए उसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, तो देखो यहाँ से ए टू बी कनेक्टेड है यहाँ से, तो यहाँ से बी टू सी यहाँ पे कनेक्टेड होने वाला है, यहाँ से ऐसा, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर है, इसको हम क्या करते हैं, इस वायर को हम, इस वायर के बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है सर्किट को ये प्लेट्स होती है ऐसी, ये एक प्लेट हो गई, ए एक प्लेट, बी एक प्लेट, और ये बीच के वाली एक दूसरी प्लेट होती है, ठीक है। ये वायर के बीच में गैल्वेनोमीटर है और उसको दूसरा जो एंड है वायर का वो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग ऑन दिस वायर, इस वायर पे वो स्लाइड होता है और जो जॉकी से स्लाइड होता है, और ये जॉकी स्लाइड यहाँ इस वायर पे स्लाइड होती है, ये भी वायर कंडक्टिंग वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, जॉकी को इस तरीके से स्लाइड करेंगे, ऐसा पॉइंट हम ढूंढने का ट्राई करेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा, नल डिफ्लेक्शन देगा। मतलब क्या, ये गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो होगा, और इसका मतलब क्या, इसके अक्रॉस का करंट जीरो मतलब क्या, दैट इज ये पॉइंट और ये जॉकी का पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो मतलब जो डिस्टेंस वाली मीटर ब्रिज की कंडीशन, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ, राइट। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज सिंपली हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिलता है, दैट इज x बाय आर, हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज x डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू x के अक्रॉस लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, डिवाइड बाय आर के अक्रॉस लेंथ कितनी है l, राइट। सो x बाय आर इज इक्वल टू x के अक्रॉस की लेंथ 100 क्यों लिया, बिकॉज 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, सो अगर ये लेंथ l है तो ये 100 माइनस एल होगी, राइट। सो इस तरीके से सिंपली हम अननोन रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एक लेंथ मिल गई तो दूसरी लेंथ हमें ऑटोमेटिकली मिलने वाली है, और एक रेजिस्टेंस हमें नोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया है इसलिए वहाँ पे उसको आर भी दिखाया है, ठीक है। सो ये मीटर ब्रिज होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पोटेंशियोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंसेप्ट यूज होती है। देखो प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, और R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। नाउ इफ द कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर of uniform cross sectional area A and uniform composition of material rho, then देखो the potential difference across any length of the wire of uniform cross section and uniform composition is proportional to the length when the constant current flows through it। सिंपली उन्होंने बताया कि दिस पोटेंशियल जो है डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दो, अगर कोई लेंथ है, लेंथ के हमने दो पॉइंट पकड़ लिए और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। कंडीशन क्या बताइए, कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए थ्रू द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो V इज इक्वल्स टू KL आएगा, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड K इज इक्वल्स टू आएगा V डिवाइडेड बाय L, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, V डिवाइडेड बाय L। देखो ग्रेडियंट कब कहते हैं, जब किसी क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं ना, तब हम उसे ग्रेडियंट कहते हैं। सो मतलब कि टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x, राइट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय x। टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको थर्मोडायनामिक्स से या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज उस चैप्टर में आएगा, ठीक है। सो देखो ऐसा ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर। नाउ पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस, एक होता है दैट इज टू सेल्स को कंपेयर करने के लिए, राइट। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक सेल है E1, ये दूसरी सेल है E2, यहाँ पे हमने इसको कैसे कनेक्ट करके यहाँ पे क्या किया है, गैल्वेनोमीटर अटैच करके, दूसरा गैल्वेनोमीटर का मतलब वायर का जो एंड है वो यहाँ पे जॉकी है, और ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर वायर, इसको पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, इसके ऊपर स्लाइड होगी, और हम बराबर बैलेंस कंडीशन के लिए पॉइंट ढूंढेंगे। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिलेगा, दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज
I इंटू रो वन इंटू ए डिवाइड बाई ए, आई इंटू रो इंटू एल टू रो टू इंटू एल टू डिवाइड बाई ए। आई ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कांस्टेंट करंट के लिए ही होता है, सो आई दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा। ये जो वायर है ये सेम ही वायर है, सो ऑब्वियसली दैट रेजिस्टिविटी रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सेम वायर है तो दोनों का रो भी सेम रहेगा। ऑब्वियसली वायर का क्रॉस सेक्शनल सेम ही होना चाहिए तभी पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सो इसलिए यहाँ पे आई रो एंड ए ये E1 बाई E2 कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो इस तरीके से हम दोनों सेल को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई अगर सेल अननोन होगी तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो L1 एंड L2 है ये हमें ये यहाँ पे स्लाइड करने से पता हो जाएगी। ठीक है, द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इफ द fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell to be measured। ये कुछ कंडीशन बताइए प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट हमें कभी भी नहीं मिलेगा। द पोटेंशियोमीटर वायर obtain the balance point will not be obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell। so ये हमेशा EMF जो सेल का EMF होता है उससे हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। दो वर्किंग ऑब्वियसली छोटा रहेगा तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि सेल का ही वहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो हमें बैलेंस पॉइंट ही मिलेगा नहीं वहां पे। द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इन्फिनाइट, दस पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज द आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वीडियो ठीक से देख लीजिए और आई थिंक इसमें सब कुछ कवर किया है और कम से कम टाइम में कवर करने का मतलब ट्राई किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कमेंट में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं एंड फिर मिलेंगे बाद में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम नज़दीक आए हैं, सो पूरी जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सको ध्यान से मन से करते रहो। हमें अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।